everyone. The topic that we are going to discuss today is CJI Office Under RTI. तो अभी सुप्रीम कोर्ट का कुछ दिन पहले वर्डिक्ट आया है कि जो CJI का ऑफिस है वो भी RTI के एम्बिट के अंदर आता है एंड इट इज़ अ पब्लिक अथॉरिटी. तो RTI के अंदर अगर सिटीजन्स इंफॉर्मेशन डिमांड करते हैं तो दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय द CJI ऑफिस. तो ये देखने से पहले हम सबसे पहले RTI और पब्लिक अथॉरिटी के बारे में देखेंगे. अब RTI राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 एक्ट है हमारा, जिसके अकॉर्डिंग इट इज़ मैंडेटरी टू प्रोवाइड टाइमली रिस्पॉन्स टू द सिटीजन्स who request any kind of government information from the public authority. जो citizens हैं वो गवर्नमेंट में पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन डिमांड करते हैं तो मैंडेटरी है कि वो प्रोवाइड की जाए. कौन प्रोवाइड करेगा? पब्लिक अथॉरिटी की जो डेफिनेशन में आते हैं. तो पब्लिक अथॉरिटी किसे बोला गया है? अब CJI ऑफिस को. तो पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन क्या है? इसके अंदर अगर एक इंस्टीट्यूशन है या बॉडी है विच इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो हमारा क्या होगा? पब्लिक अथॉरिटी होगी. और इट इज़ बाय लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, तो वो भी आपकी पब्लिक अथॉरिटी होगी. या फिर ऐसी कोई बॉडी या इंस्टीट्यूशन जिसका कंट्रोल, ओनरशिप या उसकी जो मेजरली फाइनेंसिंग है, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, अगर सब्सटेंशियली गवर्नमेंट करता है तो वो भी हमारे पास क्या होगा? पब्लिक अथॉरिटी होगा. तो अगर इस 4 पॉइंट्स में से किसी भी एक के अंडर एक बॉडी आती है पब्लिक, या फिर वो कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है, तो वो क्या होगा? पब्लिक अथॉरिटी होगा और वो RTI के अंडर आएगा. इंफॉर्मेशन डिमांड की जा पाएगी उससे. ठीक है. तो अब ये जो आया है, अभी जो वर्डिक्ट आया है, इसका हम थोड़ा सा टाइमलाइन देखेंगे. तो सबसे पहले सुभाष अग्रवाल थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये इंफॉर्मेशन डिमांड की थी कि 1997 में एक रेजोल्यूशन था जिसके अकॉर्डिंग सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज़ जो हैं डिक्लेयर करनी थी. CJI के ऑफिस के पास वो इन्फॉर्मेशन जानी थी. तो अब इन्होंने ये इन्फॉर्मेशन डिमांड की कि क्या डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स किया गया है. सिर्फ इतना ही उन्होंने डिमांड किया था कि उन्होंने डिटेल्स नहीं मांगे थे, सिर्फ ये पूछा था कि क्या सबने ये डिक्लेयर किया है या नहीं. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ मना कर दी कि हम RTI के अंडर ये इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे बिकॉज वी आर नॉट अ पब्लिक अथॉरिटी. अब सुभाष अग्रवाल मूव टू CIC. CIC ने बोला कि येस, जो CJI ऑफिस है इट कम्स अंडर RTI. उसके बाद एक केस हाई कोर्ट में गया, सिंगल बेंच और 3 जज का जो बेंच था, उन्होंने सबने यही बोला कि येस, जो सुप्रीम कोर्ट में CJI ऑफिस है इट कम्स अंडर दी RTI. अब फाइनली ये केस किसके पास पहुंचा? बाद में अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट में. तो सुप्रीम कोर्ट के पास ही केस गया है और सुप्रीम कोर्ट भी ही इसके अंदर जो है लिटिगेंट है. पहले डिवीजन बेंच के पास गया, इन्होंने बोला कि दिस टॉपिक इज ऑफ वेरी हाई कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच डिसाइड करेगा. तो अब ये जो केस में वर्डिक्ट आया है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ही बोला है. उन्होंने भी जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसकी जो वर्डिक्ट है उसको अपहेल्ड करते हुए ये बोला है कि येस, द CJI comes under the RTI, it is a public authority and RTI के अंदर अगर इंफॉर्मेशन डिमांड की जाएगी तो ये दी जानी चाहिए. अब इसका जो रेलेवेंस है वो क्या है? अब RTI से मेनली क्या होता है? पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, सिटीजन जो इन्वॉल्वमेंट है वो इंक्रीज होती है और ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी जो है वो गवर्नेंस के अंदर है जो वो है इम्प्रूव करती है बहुत ज़्यादा. अब पहले क्या था कि जुडिशरी में बहुत ज़्यादा ओपेकनेस है उनकी वर्किंग के अंदर. अब अगर ये RTI के अंदर आ गया है CJI ऑफिस तो क्या होगा? ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होगी और अकाउंटेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगी. लेकिन इसके अंदर एक केवियट है, वो है कि जो RTI के अंदर इंफॉर्मेशन डिमांड की जाएगी, ये राइट टू इंफॉर्मेशन जो है इन रिलेशन टू CJI ऑफिस ये एब्सोल्यूट नहीं होगा. आपको प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाना पड़ेगा, आपको बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा. किस चीज़ के बीच में? प्राइवेसी ऑफ जजेस एंड ट्रांसपेरेंसी के बीच में आपको बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा. क्योंकि अगर ये बैलेंस नहीं होगा तो हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक बहुत ही मेजर पॉइंट है इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी. तो उस पर किसी भी टाइप का नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, इसलिए हम बैलेंस मेंटेन करके रखेंगे प्राइवेसी ऑफ जजेस और ट्रांसपेरेंसी के अंदर.
और आरटीआई के अंदर ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वही इंफॉर्मेशन डाइवर्ज किया जाएगा जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, बिकॉज द गवर्नमेंट एंड द जुडिशरी डजंट वांट कि जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं या हमारी जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं उनका आधे से ज़्यादा टाइम जो है सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट और डिसेमिनेट करने में चला जाए और कोई रियल जो उनका वर्क है वो कंप्लीट ना हो पाए। तो ये कुछ इसके अंदर उन्होंने केविएट्स दिए हैं। क्योंकि अब ये डिस्क्रिशन क्यों दी गई है पीआईओ को, इंफॉर्मेशन ऑफिसर को ये डिस्क्रिशन क्यों दी गई है, क्योंकि कई बार आरटीआई सिर्फ जो है किसी की इमेज को मलाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अब ये चेक किया जाएगा, बैलेंस देखने के लिए ये चेक किया जाएगा कि क्या वो इंफॉर्मेशन किसी भी तरीके से पब्लिक इंटरेस्ट को जो है सर्व कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर ये टेस्ट वो पास करता है प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तो फिर वो इन्फॉर्मेशन जो है वो डाइवर्ज किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। जो आरटीआई है उसको एज अ टूल ऑफ सर्वेलेंस जो है वो यूज़ करने नहीं दिया जाएगा। इससे पहले जो हमारे जजेस थे देवर एडमेंट के जो ओपेकनेस मेंटेन करने में, ट्रांसपेरेंसी लाई नहीं जा रही थी सिस्टम में, तो ये जो वर्डिक्ट है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि इवन कोर्ट ने ये चीज़ बोली है कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस जो है वो जज की प्रिविलेज नहीं है, इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कास्ट अपॉन हिम। अगर आपको जुडिशियल इंडिपेंडेंस मिल रही है तो ये कोई आपके पास एक प्रिविलेज नहीं है, ये बहुत बड़ी आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जुडिशरी जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो पिलर है वो है हमारे सिस्टम के अंदर। तो ये कुछ इसके बेसिक पॉइंट्स हैं। उसके बाद इसका एक तो ट्रांसपेरेंसी पे इम्पैक्ट होगा, अकाउंटेबिलिटी इम्पैक्ट होगा। इसके अलावा कुछ हमारे जो पार्टीज़ हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अपने आप को आरटीआई के अंडर नहीं लेके आना चाहते हैं, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है पॉलिटिकल पार्टीज़ है। तो आपको इस इशू के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ पे अब इम्पैक्ट देखना है कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ को अब आरटीआई के एम्बिट के अंदर लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। तो ये आपको देखना है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ आर सेइंग दैट दे आर नॉट बाय और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ना ही पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट से बनते हैं, ना ही हमारी जो फाइनेंसिंग है वो हमारी किसी भी तरीके से गवर्नमेंट के थ्रू होती है। तो ये आर्ग्यूमेंट को यूज़ करके अभी तक पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उन्होंने किसी भी टाइप का इंफॉर्मेशन जो है नहीं दिया है, ना वॉलंटरली और मैंडेटरी अभी तक नहीं है उनके लिए। उसके बाद सीबीआई जो है उसको 2011 के अंदर आरबीआई के एम्बिट से निकाल दिया गया। तो इसमें अब मेन इशू क्या चल रहा है कि जो सीबीआई है एटलीस्ट जो इसके पॉलिटिकल जो इश्यूज़ को लेके अगर जो ये काम करता है उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो पब्लिक की जानी चाहिए। जो इंटेलिजेंस को लेके कोई इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं वो आप ना डाइवर्ज करें, लेकिन जो ऐसे पॉलिटिकल इश्यूज इसके अंडर आते हैं वो आपको इन्फॉर्मेशन जो है पब्लिक करनी चाहिए। इसके अलावा हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी हैं वो फॉर द ऑब्वियस रीजंस उनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो आरटीआई के अंदर जो है आपको प्रोवाइड नहीं की जाती। तो अब एग्ज़ाम के लिए आपको आरटीआई के बारे में आइडिया होना चाहिए और ये कि ये फ्रीडम एक्ट 2002 को हटा के फिर हम आरटीआई लेके आए थे, 2005 एक्ट था। और पब्लिक अथॉरिटी की जो डेफिनेशन है उसके ये 4 पॉइंट्स आपको प्री में डाल के पूछे जा सकते हैं कि इसमें से कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। उसके बाद अब आपको ये मेंस में पूछा जा सकता है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे क्या इम्पैक्ट होगा जो आरटीआई के अंदर अब सीजेआई ऑफिस को हम लेके आए हैं। और इसके अलावा इनडायरेक्टली आपको एक पॉलिटिकल पार्टीज को जो है आरटीआई के एम्बिट के अंदर लाने के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर कि कैसे आरटीआई जो है ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करता है, या फिर कैसे सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस के लिए आपको आरटीआई की ज़रूरत है, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी के लिए कैसे ज़रूरत है। तो इस तरीके से आपने इस टॉपिक को देखना है। थैंक यू सो मच।